नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। संपादकों की शीर्ष संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकार अकेले तय नहीं कर सकती कि कौन सी खबर फेक है या नहीं है। ईजीआई ने केंद्र सरकार की ओर से जारी नई डिजिटल मीडिया गाइडलाइन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा है कि इससे प्रेस की आज़ादी पर सेंसरशिप जैसी स्थिति पैदा होगी। गिल्ड ने कहा कि इसके जरिए पीआईबी को यह अधिकार हो जाएगा कि वो कैसी भी खबर की सत्यता तय करे और जिस खबर को फेक माना जाएगा उन्हें तुरंत सोशल मीडिया सहित अन्य संबंधित संस्थानों को हटाना पड़ेगा। एडिटर्स गिल्ड ने मौजूदा मसौदे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि फेक न्यूज के निर्धारण का अधिकार सरकार के हाथों में नहीं दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र प्रेस पर सेंसरशिप होगी। गिल्ड ने कहा कि नई प्रक्रिया मूल रूप से स्वतंत्र प्रेस का गला घोटने जैसा है। पीआईबी या फिर सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से काम कर रहे प्रेस को मजबूर करना कि सरकार को खराब लगने वाली सामग्री को हटाने पर मजबूर करेगी। ये केंद्र सरकार को खुद उसके काम को सही और गलत निर्धारित करने की शक्ति देता है। इस तरह सरकार ही तय करेगी कि सही और गलत क्या है। इस तरह तो ये सरकार की आलोचना करने के अधिकार को खत्म कर देगा, जो कि सरकारों को जवाबदेह ठहराने की प्रेस की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को एक ड्राफ्ट प्रपोजल में कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी न्यूज़ अपडेट न की जाए जिसे केंद्र एजेंसी पीआईबी ने फेक करार दे दिया है। यानी जिस खबर को सरकार की ये एजेंसी फेक बता देगी उसको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। यानी सरकारी एजेंसी जिस भी खबर को फेक कहेगी वो खबर कहीं और चल ही नहीं पाएगी। बता दें, मंत्रालय ने मंगलवार 17 जनवरी 2023 को अपनी वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट पोस्ट किया है। इस ड्राफ्ट में 2021 के आईटी नियमों में किए गए बदलाव हैं। इन बदलावों में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के नियमों को भी शामिल किया गया है। इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि पीआईबी द्वारा किसी भी खबर को फेक करार देने के बाद लोगों द्वारा पोस्ट किए गए वैसे किसी भी कंटेंट को हटाए जाने की संभावना है। ये नियम ये भी कहता है कि सरकार द्वारा मान्य कोई फैक्ट चेकिंग एजेंसी अगर केंद्र से जुड़ी किसी भी खबर को फेक करार दे देती है तो उसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी उन लोगों को भी मिलेगी जो केंद्र सरकार से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से 72 घंटे के अंदर पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। बता दें, महिला पहलवानों ने कल बुधवार को धरना देकर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला पहलवानों और उनके समर्थन में बैठे पुरुष पहलवानों का धरना आज गुरुवार को भी जारी है। एक और बड़े घटनाक्रम में महिला राष्ट्रीय कुश्ती ट्रेनिंग कैंप को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। विनेश फोगाट का कहना है कि महिला पहलवानों को राष्ट्रीय शिविरों में कोच और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय शिविरों में नियुक्त कोचों में से कुछ वर्षों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने कहा, कई युवा महिला पहलवानों ने मुझसे राष्ट्रीय शिविरों में यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। मैं कम से कम 20 लड़कियों को जानती हूं जिन्हें राष्ट्रीय शिविर में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आज मैं ये कह रही हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कल जीवित रहूंगी या नहीं। डब्ल्यूएफआई के लोग काफी ताकतवर हैं। मालूम हो कि आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज से चुनाव लड़ते हैं। उनकी गिनती दबंग नेताओं में होती है। वो खुद को हिंदूवादी नेता कहते हैं। आरोपों के बाद संस्था के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तमाम आरोपों का खंडन किया और कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो वो फांसी लगा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अपने नियम बनाए हैं, उसी वजह से ये सारा विरोध हो रहा है। महिला खिलाड़ियों की ओर से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है, हमारे खिलाड़ी देश की शान है। विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वो देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन व उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कुश्ती संघ को बर्खास्त करने और इसके अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, ये छोटी बात नहीं है। ये आरोप किसी एक व्यक्ति ने नहीं लगाए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की जानकारी में लाने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई।
भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का मुद्दा गर्मा गया है। विपक्षी पार्टियां भी अब इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गईं, क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण बीजेपी के सांसद भी हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा, बेटियों पर अत्याचार करने वाले सारे भाजपा ही क्यों होते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद, बाप बेटे विनोद आर्य, पुलकित आर्य और अब ये नया मामला। बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी नेताओं की फहरिस्त अंतहीन है। क्या बेटी बचाओ बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाने की चेतावनी थी? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, बेटियों पर अत्याचार करने वाले सारे भाजपा ही क्यों होते हैं? कल आपने कहा कि देश में खेलों के लिए बेहतर माहौल बना है। क्या यही है बेहतर माहौल जिसमें देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां भी सुरक्षित नहीं है? महिला पहलवान और भतीजी विनेश फोगाट की ओर से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को पहलवान गीता और बेबिता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने सही ठहराया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा लड़कियों का कैंप लखनऊ में करवाता है, अपने घर के करीब। पहले भी काफ़ी लड़कियों ने शिकायत की है उसके खिलाफ, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने धरना देने वाले पहलवानों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने बहादुरी दिखाई है। बता दें, महावीर फोगाट मेडल विजेता पहलवान गीता और बबीता फोगाट के पिता हैं और विनेश फोगाट के चाचा हैं। बॉलीवुड फिल्म दंगल उन्हीं के जीवन पर बनी है। राम सेतु को अभी तक राष्ट्रीय धरोहर न घोषित किए जाने को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। स्वामी ने कहा कि मोदी किस तरह के हिंदू हैं जो राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने से हिचकिचा रहे हैं। मैं और सिर्फ मैं। बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी इस राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हैं। इसी मामले पर आज सुनवाई के वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय अभी काम कर रहा है और वो इसको लेकर जल्द ही अदालत को अवगत कराएगा। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ये मामला पिछले 8 सालों से पेंडिंग है, लेकिन सरकार इस याचिका पर कोई फैसला नहीं ले रही है। कर्नाटक में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बेसात बिछने लगी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए हर दल घोषणाएं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा कि उनकी सरकार गृहिणी शक्ति योजना के तहत राज्य के हर बीपीएल परिवार को 2000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने चिक्कामंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मैंने 14 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी थी। इस योजना का उद्देश्य हर गरीब परिवार को आवश्यक सामान खरीदने और उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना है। 14 जनवरी को बॉम्बई ने कहा था कि सरकार महिलाओं को अपने घरों का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इसकी घोषणा राज्य सरकार के आगामी बजट में कर दी जाएगी। बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कर्नाटक में आकर महिलाओं को संबोधित किया था और हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए देने का वादा किया था। कांग्रेस सभी घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा कर चुकी है। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। राइट टू एजुकेशन कानून लागू होने के बाद आई वार्षिक रिपोर्ट ये बताती है कि 6 से 14 साल की उम्र वाले लगभग 98.4% छात्र अब स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ASER 2022 में 616 जिलों के 19,060 स्कूलों के लगभग 7 लाख छात्रों के बीच ये सर्वेक्षण किया गया था। इसका मुख्य मकसद था कोविड-19 महामारी के बाद स्कूली बच्चों के सीखने की क्या स्थिति है ये जानना। रिपोर्ट से पता चलता है कि 6 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों के एडमिशन के स्तर में सुधार हुआ है। 2010 में ये 96.6% से बढ़कर 2014 में 96.7% हो गया था। फिर 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है। ASER रिपोर्ट बता रही है कि 11 से 14 साल की जो लड़कियां स्कूलों से दूर हो रही थीं उसमें गिरावट आई है, यानी लड़कियां अब पढ़ रही हैं। 2018 में इस आयु वर्ग की लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 4% था, जो 2022 में 2% रह गया है। अकेले यूपी में ही ड्रॉप आउट रेट लगभग 4% है, लेकिन अन्य सभी राज्यों में कम है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि मिड डे मील, मुफ्त किताबों और शौचालय जैसी सुविधाओं के कारण भी बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित हुए हैं। एक और जहां स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो सर्वे में जो चिंता की बात देखी गई है वो है कि 2018 के बाद से लर्निंग लेवल में कमी देखी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा
3 के बच्चे जो कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते थे वो 2018 में जहां 27.3% थे, वहीं साल 2022 में घटकर 20.5% हो गए। यानी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। सर्वे के अनुसार गणित के सवाल हल करने की बच्चों की क्षमता में भी गिरावट देखी गई, लेकिन अपने से छोटी कक्षा की किताब पढ़ने में हुई गिरावट के मुकाबले ये गिरावट कम है। जैसे कक्षा 3 में जोड़ घटाव कर सकने वाले बच्चों की संख्या जहां 2018 में 28.2% थी, वहीं ये 2022 में घटकर 25.9% रह गई है। हिजाब विवाद कर्नाटक के बाद अब यूपी भी पहुंच गया है। मुरादाबाद में एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को बुधवार को कॉलेज में आने से रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि वो हिजाब उतारकर ही कॉलेज में आ सकती हैं। कॉलेज में ड्रेस कोड 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। कर्नाटक में चले ऐसे ही विवाद का मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। एनडीटीवी, दैनिक जागरण और स्थानीय मीडिया के मुताबिक मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनका कॉलेज उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं करने दे रहा था और गेट पर जबरन उनका हिजाब उतार दिया गया। इस मामले को लेकर तय नियमों पर अड़े रहे छात्रों और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं व कॉलेज के प्राध्यापकों के बीच हाथापाई हो गई। हिंदू कॉलेज के सीन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस बीच कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि उन्होंने यहाँ छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है और जो कोई भी इसका पालन करने से इनकार करेगा उसे कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। कॉलेज ने 1 जनवरी 2023 से ड्रेस कोड लागू कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान खासा चर्चा में रहने वाली न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो अगले महीने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगी। उन्होंने अपनी लेबर पार्टी के सदस्यों की एक बैठक में कहा कि मैं इंसान हूं, हम जितना दे सकते हैं उतना किया और मेरे लिए ऐसा करने का अब ये सही समय है। उन्होंने कहा कि 6 साल तक चुनौतीपूर्ण पद संभालने के बाद अब अगले 4 सालों के लिए उनके पास योगदान देने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। जेसिंडा अर्डन लेबर पार्टी के नेता के पद से 7 फरवरी तक इस्तीफा दे देंगी। आने वाले दिनों में उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए वोटिंग होगी। न्यूजीलैंड में इस साल 14 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।